गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के जितने बच्चे हैं वो ध्यान से सुने। आज मैं सेल बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप अपनी अपनी नोटबुक निकालें और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दें। तो मैंने आपको पढ़ाया था सेल बायोलॉजी, इसमें मैं आपको सेल के बारे में बता रहा था। तो मैंने आपको आई थिंक सेल वॉल पढ़ा चुका हूँ आपको। भाई इसके फंक्शन आप लिख सकते हो, जितना डाटा मैंने आपको बताया उसमें से लिख सकते हो आप इसके फंक्शन, कैसे कैसे फॉर्मेशन होती है, क्या क्या करती है। इसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस चीज़ की बनी होती है, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो भाई दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो बताया था मैंने आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट जिसको मतलब जिसमें कोई एनर्जी खर्च ना हो, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई एनर्जी खर्च ना हो, ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाव पे। किसके बिहाव पे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बिहाव पे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा द ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन विदाउट any use of energy concentration gradient। concentration gradient होता है ये केमिकल सब्सटेंस के लिए होता है, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि CO2 ऑक्सीजन वगैरह कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो उसके लिए भी मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है, पर उसको बोलते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर ग्रेडियंट। क्या रिस्पॉन्सिबल होता है बेटे? प्रेशर ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुने इस एक पॉइंट को। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और गैसेज वगैरह के लिए होता है प्रेशर ग्रेडियंट। गैसेस के लिए क्या होता है भाई? प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है कोई भी सब्सटेंस। सॉल्यूशन बताया था उस दिन आपको, तीन तरह के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। उन सब की बात की जाएगी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पे काम आएगा, और जब गैसेस की बात की जाएगी तो वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट काम आएगा। यानी कि जहाँ पे ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वहाँ से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस क्या करेगी? मूव करेगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आगे 10th क्लास में आपने गैसेज एक्सचेंज पढ़ना है लंग्स के बीच में, लंग्स और एटमॉस्फेयर के साथ, लंग्स और ब्लड वेसल के बीच में। वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट ही काम आता है। गैसेज के पास हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर पे गैसेज मूव कर जाती हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब मैं बता रहा था आपको, इसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लीज सभी बच्चे बहुत ध्यान से नोट्स बनाएं। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। कमेंट तो शायद मैंने बंद किए हुए हैं, मुझे पता भी नहीं कहाँ से ऑन होंगे वो। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको एक करके। मान लो एक कंटेनर है आपके पास, उस दिन भी करा रहा था मैं। एक कंटेनर है आपके पास, इसके बीच में मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है। बहुत ध्यान से सुने, पेपर में क्वेश्चन आया था इस साल, जो NTSC का पेपर बच्चों ने दिया इस साल मेरे सेंटर से, उसमें क्वेश्चन आया था इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अच्छा जी, तो
इधर मैंने पानी डाला है, इधर बिल्कुल इक्वल दोनों तरफ वाटर है, इधर भी और इधर भी। इधर जो मैंने डाले हैं 2 स्पून सोल्ट डाले हैं, 2 चम्मच नमक के डाले इधर की तरफ डाला 1 स्पून सोल्ट। तो अगर कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो ये कौन सा सॉल्यूशन है, ये हाइपरटोनिक है भाई, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसकी, सोल्यूट की। ये कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है बच्चे, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब, यानी कि यहाँ पे जो मस्ट कंडीशन है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो यहाँ पे अवेलेबल है। वो क्या है, यहाँ पे अवेलेबल है। अब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाना है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से सोल्ट इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर की तरफ मूव होने लग जाएगा। किधर की तरफ मूव होने लग जाएगा, उधर की तरफ, यानी कि बीकर 1 से बीकर 2 की तरफ सोल्ट मूव होने लग जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है और इसका एक स्पेसिफिक नाम है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटे, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ, 9th क्लास में सिर्फ ध्यान दें, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। गैसेस का भी ऐसे ही होता है। अब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। मैनेज कर लें थोड़ा सा राइटिंग को, क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, तो अगर स्पेलिंग कोई समझ में नहीं आ रही है तो आई थिंक मुझसे तो अच्छी ही इंग्लिश होगी आपकी। तो डिफ्यूजन के डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है कि वो तब तक चलता रहता है जब तक दोनों सॉल्यूशन की जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है बराबर ना हो जाए। मैं दोबारा बोलता हूँ इस बात को। इस कंटेनर में सोल्ट ज़्यादा था, बीकर में सोल्ट ज़्यादा था, इधर की तरफ सोल्ट कम था, तो सोल्ट उधर की तरफ ट्रांसफर होने लग जाएगा। अब ये कब तक ट्रांसफर होगा, ये तब तक ट्रांसफर होगा बच्चे जब तक इस कंटेनर और इस कंटेनर में दोनों तरफ सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो डिफ्यूजन कंटिन्यू टिल द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बोथ साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बिकम इक्वल। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक पार्ट है डिफ्यूजन। अभी आता है ऑस्मोसिस। क्या आता है बच्चे? ऑस्मोसिस। Osmosis is also a special type of diffusion. इसमें भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट ध्यान रखें यहाँ पे मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल देखी जाती है और वहां पे मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल देखी गई थी। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से के थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं?
ओस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस बोलते हैं। ये तकरीबन सोलवेंट लिक्विड मीडियम में ही होती है। मतलब मैंने आपको बताए थे सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट वो होता है जो घोला जाता है, और सोल्यूट वो होता है, सोलवेंट वो होता है जिसमें कोई सोल्यूट घोला जाता है, मतलब जिसमें घोला जाता है। जैसे कि अगर मैं नमक मिलाऊं पानी के अंदर, तो पानी यहाँ पे किसका काम करेगा? सोलवेंट का। और नमक किसका काम करेगा? सोल्यूट का। क्या आपको बात समझ में आई? एक बार इसको आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। इसके अंदर क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। वाटर डालने के साथ साथ मैंने इसमें एक एनिमल सेल डाल दी। अब एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, अब आप कहोगे सर साइटोप्लाज्म में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना पानी तो नहीं होता जितना बाहर होता है। समझ रहे हो मेरी बात है? पर साइटोप्लाज्म को आप ये ना समझें कि वो एक नमक का सॉल्यूशन है। नमक के सॉल्यूशन और साइटोप्लाज्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो यहाँ पे हम ओस्मोसिस पढ़ रहे हैं। कभी आप कहो कि सर साइटोप्लाज्म के अंदर तो बहुत सारे सोल्यूट पार्टिकल होंगे और वो बाहर निकल आएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? तो भाई साहब, पानी बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, जिसकी वजह से क्या होगा? जो ओस्मोसिस होगी यहाँ पे, ओस्मोसिस की वजह से जो पानी है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या है? कम है, और बाहर पानी की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो जब किसी सेल के अंदर जाना स्टार्ट कर दे पानी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोओस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटे? एंडोओस्मोसिस। समझ रहे हो मेरी बात? अगर इसी एनिमल सेल को पार्ट नंबर 2, इसी एनिमल सेल को लो जी, मैंने एनिमल सेल रख दी यहाँ पे। इसके बाहर मैंने ओशियन का पानी डाल दिया। ओशियन वाटर डाल दिया। अब इसमें नमक ज़्यादा है, जो बाहर वाला पानी है इसमें नमक ज़्यादा है, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है भाई। और इसके अंदर कम है। मेरी बात आप समझ रहे हो? इसके अंदर क्या है? कम है। पानी इसके अंदर क्या है? ज़्यादा है। और बाहर पानी क्या है? कम है, जिसकी वजह से पानी सेल से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? इस प्रोसेस को एक्सोओस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? एक्सोओस्मोसिस। दोनों एग्जाम्पल को पॉज करके दोबारा सुन लीजिए, बैक करके दोबारा सुन लीजिए। ओस्मोसिस दो तरह की होती है, एक होती है एंडोस्मोसिस और एक होती है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब है कि जब किसी सेल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से बाहर पानी ज़्यादा हो और अंदर पानी कम हो, तो इसका मतलब पानी अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। और जब किसी सेल से बाहर पानी कम हो और सेल के अंदर जो अमाउंट होता है वाटर का उससे थोड़ा कम हो बाहर पानी, तो सेल से बाहर पानी आने लग जाता है। इस केस में सेल क्या हो जाती है? स्क्वीज हो जाती है। इस केस में सेल क्या हो जाती है? स्क्वीज। और इस केस में सेल क्या हो जाती है? टर्जिड हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? टर्जिड। इंपॉर्टेंट है। सेल स्क्वीज हो जाती है और इसमें सेल टर्जिड। अब आपको होगा सर सेल टर्जिड होना क्या होता है? भाई सेल टर्जिड होना ये होता है कि जब सेल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंटर कर चुका होता है, मतलब उसके बाद अब पानी की क्षमता नहीं है सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर पानी स्टोर करने की क्षमता नहीं है, तो उस स्टेज में सेल को क्या बोलते हैं? टर्जिड सेल। तो यानी कि यहाँ से एक बात और आपको क्लिक करनी चाहिए। मैंने आपको डिफ्यूजन पढ़ाया है अभी 1 मिनट पहले, तो डिफ्यूजन में मैंने आपको बोला था कि डिफ्यूजन कब तक होता है?
बोला था नहीं बोला था? डिफ्यूजन तब तक होता है भाई साहब जब तक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। समझ रहे मेरी बात? ये नहीं? अच्छा जी, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऑस्मोसिस के लिए पूछूं कि भाई ऑस्मोसिस कब तक होता है, ऑस्मोसिस के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि ऑस्मोसिस किसी भी सेल के अंदर तब जाके रुक जाता है जब सेल पूरी तरह से क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे सेल डाली और बाहर पानी पानी है और सेल यहाँ पे बस्ट हो जाएगी और उसी पानी में घुल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल जब पूरी तरह से टर्जिड हो जाएगी तो वाटर अंदर एंटर करना बंद हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। एग्जांपल ऑस्मोसिस का, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है, सीबीएसई में भी आया हुआ है 2-3 बार। सुनिए ध्यान से, क्या होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल या फिर सेल स्क्वीज हो जाती है तो प्लांट सेल के केस में देखिए आप क्या होगा, थोड़ा सा एप्लीकेशन। मान लो मैंने यहाँ पे प्लांट सेल डाल दी। अब प्लांट सेल के पास क्या होती है भाई, सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल। थोड़ा सा बस ब्रेन आपने अप्लाई करना है। सेल वॉल होती है प्लांट सेल के पास। केस नंबर 1 उसी तरह मैंने बाहर इसके क्या रखा है, वाटर रखा है। क्या रखा है भाई? वाटर रखा है। और अंदर तो आपको पता ही है बहुत बड़ा तो वैक्यूल ही होता है साला। उसके बाद न्यूक्लियस होता है थोड़ा सा साइड में और बाकी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। अच्छा जी, बाहर मैंने पानी रखा है तो पानी क्या करेगा, एक्सोस्मोसिस मतलब एंडोस्मोसिस करने का काम करेगा। इसके अंदर वाटर जाएगा, एंटर करेगा। पर क्या इसका साइज चेंज होगा? सोच के देखो, क्या इस सेल का साइज चेंज होगा? नहीं होगा। इस सेल का साइज चेंज नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल है। यहाँ पे सेल वॉल क्रैक हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी। टूट जाएगी तो फिर तो सेल खराब ही हो जाएगी। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? इसके अंदर नहीं होगा। हाँ, पानी इसके अंदर जरूर जाएगा। जो पानी अंदर जाएगा वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आगे पढ़ाया जाएगा कि वैक्यूल एक स्टोरिंग हाउस की तरह भी काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात? स्टोर हाउस की तरह भी काम करता है। जो पानी इसके अंदर जाएगा वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा, पर सेल अपना साइज चेंज नहीं करेगी बिल्कुल भी। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? अच्छा जी, केस नंबर 2, एंडोस्मोसिस होगा इसमें। थोड़ा सा बस आपने ब्रेन लगाना है। मान लो मैंने इस बार यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रख दिया है, बहुत ही ज़्यादा हाइपरटोनिक, यानी कि सेल के अंदर के सब्सटेंस से भी बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक मैंने इसमें से सॉल्यूशन रख दिया है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब मैंने इसमें रख दिया है तो क्या होगा, आप मुझे बता सकते हो क्या होगा? ये वैक्यूल है। अब जैसा कि आप जानते हो पानी बाहर आएगा। अब पानी बाहर आएगा तो जो सेल के अंदर के हालात बताता हूं मैं आपको, पर सेल फिर भी साइज अपना चेंज नहीं करेगी। क्यों नहीं चेंज करेगी? क्योंकि सेल वॉल है ना इसके पास। सेल वॉल तो एक तरह से दीवार होती है, डेड पार्ट होता है। अब ऐसा नहीं है कि सेल वॉल टूट जाएगी, पानी बाहर आएगा। सेल वॉल में पोर होते हैं, आपको बताया था, प्लाज्मोडेस्माटा उसको बोलते हैं। उसके थ्रू पानी बाहर तो आएगा, पर सेल का साइज चेंज नहीं होगा। तो सेल क्या होगा फिर उसके साथ? सेल वॉल के जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन से पानी बाहर निकलेगा और सेल मेम्ब्रेन स्क्वीज हो जाएगी भाई साहब अंदर, पर सेल का बाहरी ढांचा बिल्कुल बचा रहेगा। ऐसे ये अंदर आ गया सारा, तो पानी यहां आ जाएगा। यहां पे भी क्या है? वाटर है। प्लीज बहुत ध्यान से सुने, जूम करके देख लें वीडियो को। यहां पे भी वाटर है। ये सारा साइटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म था, ये सब क्या हो जाएगा? स्क्वीज हो जाएगा।
तो जब मैक्सिमम स्क्वीजिंग हो जाती है किसी सेल की, चाहे उस केस में है चाहे इस केस में है, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटे? प्लाज्मोलाइसिस। तो मैक्सिमम उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब टोटल वाटर यानी कि मैक्सिमम वाटर जब क्या हो जाए, एक्सोस्मोसिस के थ्रू बाहर निकल जाए, किससे? सेल मेम्ब्रेन से, तो सेल क्या हो जाती है? स्क्वीज हो जाती है पूरी तरह से। प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है उसका? पूरी तरह से स्क्वीज हो जाता है। जब प्रोटोप्लाज्म पूरी तरह से स्क्वीज हो जाता है, मतलब सिर्फ प्रोटोप्लाज्म पानी जब उसमें से बाहर निकल जाता है, उस स्टेज को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। डेफिनेशन कुछ भी मिल जाएगी और भी मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं किताब में, पर आप इसको समझें और एनालाइज करें कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। आज मैंने बहुत बताया आपको एंडोस्मोसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस क्या होता है। अगर प्लांट सेल को इसमें रख दें तो कैसा होगा, एनिमल सेल को रख दें तो कैसा होगा। मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अमीबा जो होता है, अमीबा अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जाए तो अमीबा क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, पर मैक्सिमम स्वेल होके रुक जाता है, डेड नहीं होता है वो उसमें। समझ रहे हो मेरी बात? जब तो मैक्सिमम स्वेल हो जाती है, जब सेल अपना साइज इंक्रीज कर लेती है, उसको बोलते हैं टर्जिड सेल। क्या बोलते हैं? टर्जिडिटी आ जाती है बस उसके अंदर एक। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? और प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है? जब मैक्सिमम क्या हो जाती है? स्क्वीज हो जाती है सेल, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जब स्क्वीज हो जाता है। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इसके एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। एनसीईआरटी तो तकरीबन सभी बच्चों के पास होगी। समझ रहे हो मेरी बात? आप अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं इसका। तो उसमें क्या बोला हुआ है? एग्जाम्पल, एक एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के पीछे। प्लीज सभी बच्चे ध्यान से सुने। वैसे भी आप घर में करते ही हो, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा बिल्कुल आपको, इस बात की गारंटी। एक गिलास लेना है, एक ग्लास लेना है, उसमें क्या डालना है? थोड़ा सा पानी डाल लेना है, मतलब ज़्यादा मत डालो, थोड़ा सा पानी डालो। सभी बच्चे अपने घर पे करें इसको, एक्टिविटी को। जो जो इसमें साइंस है जो अभी तक मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आएगी, दिखेगा आपको सब कुछ। अच्छा जी, इसके अंदर आपके घर में, सभी के घर में थोड़े से छोले होंगे, छोले बोलते हैं जिसको, काला चना बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो आप उनको डालो यहाँ पे थोड़ा सा। उनको डालने के बाद, अच्छा जी, जब आपने वो डालने के बाद 2-3 घंटे के लिए रख दो उनको, छोलों को पानी के अंदर। 2-3 घंटे के बाद ऑब्जर्व करो कि क्या होगा। 2-3 घंटे रखने के बाद आपको ये दिखेगा सॉल्यूशन के अंदर कि जो साइज है, साइज ऑफ सीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज हो जाएगा साइज ऑफ सीड। अब जो छोलों का साइज है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। आपको लगेगा कि गिलास यहाँ तक भर गया छोलों से ही। तो इसका मतलब जो पानी है, जो छोलों के आसपास पानी था, जो बाहर पानी था वो ज़्यादा था, और जो अंदर छोलों के अंदर, छोले तो सॉलिड थे पहले, आप मतलब जो मार्केट से मिलते हैं छोले, उनका जो साइज़ छोटा होता है, आप उन्हें कच्चा नहीं चबा सकते हो, पर थोड़ी देर पानी में भिगोने के बाद आप उनको आराम से चबा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? जो लोग रनिंग वगैरह करते हैं गांव देहात के इलाकों में, वो बच्चे बहुत चने खाते हैं और हेल्दी भी होते हैं थोड़े से। तो पानी थोड़ा बाहर क्या था? ज़्यादा था, और छोलों के अंदर तो सारे जो भी मटेरियल था छोलों के अंदर वो क्या था? सॉलिड फॉर्म में था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है? एंडोस्मोसिस हुई है। यानी कि जो लेयर ऑफ सीड, यानी कि जो छोले लिए हैं मैंने, उसको सीड लिखा है यहाँ पे, वो किसका काम कर रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। सभी बच्चे अपने घर पे करके देखें, आपको मजा आएगा इसमें। लेयर ऑफ सीड किसका काम कर रही है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। तो जो पानी है बाहर से वो छोलों के अंदर चला गया है, जिसकी वजह से छोलों का साइज क्या हो गया है? बढ़ गया है। ये ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस को जो पुराने टाइम में
पुराने टाइम में पहाड़ वगैरह तोड़ने के लिए भी यूज़ किया करते थे। अब आपको होगा साला ऑस्मोसिस से पहाड़ कैसे टूटते हैं। वो क्या करते थे, मान लो किसी पहाड़ को हिलाना है या फिर तोड़ना है, तो उस पहाड़ के बीच में लकड़ी भर दिया करते थे। जो हड़प्पा संस्कृति के लोग होते थे, अभी कह सकते हो, तो उस पहाड़ के बीच में क्या भर दी थी, मान लो 2 पहाड़ों को तोड़ना है, रास्ता बनाना है, उस पहाड़ के बीच में लकड़ भर दिया करते थे, सूखे काट काट के। फिर बारिश हुआ करती थी तो वो लकड़ी क्या करती थी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती थी, यानी कि ओस्मोसिस होती थी वहाँ पे। ओस्मोसिस होने के बाद वो फैल जाती थी, फैलने के बाद वो जो आसपास की चीज़ें होती थी वो उसको क्या कर देती थी, तोड़ देती थी। आजकल भी हमारे मतलब सर्दियों में कोई खिड़की दरवाजा कोई मतलब जिस पे पानी गिर जाता है तो लकड़ी कह देते हैं फूल गई है, वहाँ पे फूल नहीं गई है, असल में वहाँ पे क्या हो गई है, ओस्मोसिस हो गई है। मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्या हो गई है वहाँ पे, ओस्मोसिस, यानी कि पानी घुस गया सेल्स के बीच में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो भाई लेयर ऑफ सीड क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से छोलों का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब दूसरी बात सुनिए, 2 घंटे बाद तक अगर आप देखोगे, जब तक छोलों का साइज इंक्रीज होता है, ये ऊपर का वाटर जो है ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है। मतलब छोलों का साइज भी बढ़ गया है पर वाटर भी क्या है, क्लियर है। अगर इन्हीं छोलों को आप गिलास के अंदर रख के कहीं रिश्तेदारी में घूमने चले जाओ और 2-3 दिन बाद आके देखो तो जो छोलों का कलर है चेंज हो जाता है। अच्छा जी, जो ये पानी है ऊपर का, इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्या हुआ इसमें, मतलब ज्यादा ऑस्मोसिस हो गया नहीं, अब मेरी बात सुनिए क्या हुआ इसमें। अब इसमें क्या हुआ, एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो जब पानी अंदर जा रहा था तो वो तब तक अंदर जा रहा था, हाँ ओस्मोसिस के केस में तो ये बात है ही नहीं कि मतलब कि पानी अंदर और बाहर बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर जाने से पानी ने जो सोल्यूट था उसको मूवेबल फॉर्म में बना दिया, मतलब मूव करने लायक बना दिया उसको। मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। पहले सोल्यूट फॉर्म में था, मतलब बिल्कुल चिपका हुआ था, तो पानी जब अंदर गया तो अब वो सोल्यूट क्या करने लगा है, मूव करने लगा है। अब दूसरी तरफ से देखो तो चने के अंदर जो सोल्यूट है वो ज़्यादा है और जो बाहर सोल्यूट है वो कम है। तो एक कंडीशन तक तो इसमें ओस्मोसिस हो रहा था, अच्छी बात है, हो रहा था। उसके बाद जब ओस्मोसिस होना रुक जाएगा, यानी कि अपनी मैक्सिमम साइज में आ जाएगा चना, तो बस्ट नहीं होगा, ये कंफर्म है बात। तो जब मैक्सिमम साइज में चना आ जाएगा तो उसके अंदर जो सोल्यूट है अब वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। समझ रहे हो मेरी बात, ये नहीं, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, तो अब वो भी बाहर आने की कोशिश करेगा। अब इसमें डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। डिफ्यूजन का मतलब जो चने के अंदर का मटेरियल है अब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो बाहर आने के बाद वो इस पानी में घुल जाएगा, तो पानी का कलर भी क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मतलब अगर आप 2-3 दिन बाद देखो तो गिलास के अंदर चने दिखेंगे ही नहीं आपको, ऐसा लगेगा चनों के अंदर का जितना मटेरियल सब क्या आ गया है, पानी में आ गया है। मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख लेना, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन का बेस्ट एग्जाम्पल है ये। वैसे भी आपके घरों में जब भी सब्जी वगैरह कोई या दाल वगैरह बनाई जाती है तो मम्मी उसको रात को भिगो के रखती है, सुबह मतलब उसको बनाने में फिर गैस कम लगती है। वाई, क्योंकि रात को भिगोने से बहुत सारा ओस्मोसिस हो जाता है, मतलब उनके साथ ओस्मोसिस होने से पानी उन सीड्स के अंदर चला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं। तो उनको उबालना और उनकी सब्जी बनाना आसान होता है। मेरी बात आपको समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए। अभी तक आपने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट, अब इसका अगला पार्ट आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपने देखा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था उसमें किसी तरह की एनर्जी खर्च नहीं हो रही थी, वो नेचुरल है। समझ रहे हो मेरी बात। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, प्रेशर ग्रेडियंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो मेरी बात ये नहीं। अच्छा जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही है, पर इसमें क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। समझ रहे हो मेरी बात ये नहीं। तो जिस ट्रांसपोर्ट में किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एनर्जी खर्च हो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बेटे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है
एनर्जी खर्च हो रही है, तो आप ये भी कह सकते हो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है, यानी कि ये बिल्कुल अपोजिट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि हम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चल रहे थे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम कहाँ से कहाँ चलते हैं, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि अब आप पैसे खर्च रहे हो और पैसे खर्च के तो कुछ भी किया जा सकता है समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? मतलब आप एनर्जी खर्च रहे हो, तो लिख लीजिएगा ये बात। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी, active transport take place from lower concentration to higher concentration by consuming energy of the cell। सेल की एनर्जी को कंज्यूम करके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक किसी सब्सटेंस को मूव कराना, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये कहाँ होता है, तो ये तो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कहाँ होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, सोडियम पोटासियम आयंस are exchanged in the cell with the help of active transport। ये सोडियम का सिंबल है, ये पोटासियम का सिंबल है, ये आपको पता चलेगा केमिस्ट्री के चैप्टर में कि सोडियम क्या होता है। सोडियम एक एलिमेंट है, पोटासियम भी एक एलिमेंट है। इसके बाद आता है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन में लास्ट बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या आता है बेटे, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है, बल्क ट्रांसपोर्ट। अभी तो ये मतलब मोलिकुलर लेवल का ट्रांसपोर्ट था कि थोड़ा थोड़ा करके सेल मेम्ब्रेन से किसी चीज़ को क्रॉस कराया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। बल्क ट्रांसपोर्ट यानी कि ज़्यादा अमाउंट में जब आप करते हो, तो बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट में भी होता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, इसमें आती है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग भी बोलते हैं इसको। अच्छा जी, जैसे फॉर एग्जांपल आता है अमीबा, यहीं पे बता देता हूँ, टेक देयर फूड। अमीबा टेक देयर फूड। फैगोसाइटोसिस से अमीबा अपना खाना लेता है। कैसे लेता है, मान लो ये अमीबा है, किसी भी शेप का बना सकते हो, जरूरी नहीं है। ये अमीबा है, इसकी सराउंडिंग में यहाँ पे ये खाना पड़ा है, ये फूड पार्टिकल है। नोट्स सभी बच्चे साफ साफ बनाएं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो जूम करके देख लें आप, समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? जूम करके देख लें, रोक के देख लें आप। स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो पेरेंट्स की हेल्प ले लें, क्योंकि बोल तो रहा हूँ ना मैं। तो फूड पार्टिकल है इस साइड में, ये क्या करेगा, अमीबा अमीबा अपनी शेप चेंज करता है इस फूड पार्टिकल को खाने के लिए। ये सेल मेम्ब्रेन है, ध्यान रखना। ये सेल मेम्ब्रेन है, तो अमीबा अपनी शेप चेंज करेगा। वो क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को तो यहीं रखा रहने दो आप, वो अपनी शेप चेंज करके इस फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसके चारों तरफ अपनी सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। इसका भी नाम होता है कुछ, इसका नाम होता है सूडोपोडिया। मतलब पैर जो बनाता है ये अपनी शेप चेंज करके इस फूड पार्टिकल को अंदर लेता है। इसके बाद इस फूड पार्टिकल को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेता है।
देखा फिर नेचर कितना ग्रेट है, मतलब। और वैसे भी आप जानती हो ग्रेटनेस नेचर की। एक ऐसे वायरस ने जो दिखता नहीं है, पूरे वर्ल्ड को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। देखो क्या ज़बरदस्त है नेचर। मतलब जो बड़े बड़े लोग अपने आप को 30 मार खां समझते थे, वो सब आजकल घर में ही हैं। तो ये बन गया जी। इसके बाद जो स्टेज आएगी वो क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से जुड़ेगी, अपनी शेप चेंज करेगा। ये सेल मेम्ब्रेन पूरी तरह से जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद ये अंदर आ जाएगा पूरी तरह से, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसके बाद यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से टूट जाएगी थोड़ा सा टूटने के बाद डायग्राम सभी बना लें साफ साफ, शेप का कोई लफड़ा नहीं है। ये सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी यहाँ से, इतनी ज़्यादा नहीं टूटेगी कि सारा साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। तो ये सेल ऑर्गेनली अंदर आ जाएगी, ये मतलब ये फूड पार्टिकल पूरी तरह से अंदर आ जाएगा, समझ रहे हो। बाद में इसको तोड़ तोड़ के खा लिया जाता है, मतलब डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ये इस तरह से अमीबा अपना फूड इनटेक करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं भाई, फैगोसाइटोसिस। और ये बल्क ट्रांसपोर्ट का एक पार्ट है। बल्क ट्रांसपोर्ट जब ज़्यादा अमाउंट में खाना अंदर जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। ये फैगोसाइटोसिस है और एंडोसाइटोसिस का एक पार्ट है। ऐसे ही पानी भी पीता है अमीबा। दूसरा पार्ट इसका है भाई पिनोसाइटोसिस, यानी कि इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। बिल्कुल ऐसे कोई लिक्विड ड्रॉपलेट्स होगी, उसको कोई सेल जब पूरी की पूरी को इनगल्फ कर लेती है, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ये अंदर जाने का तरीका है, ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ अंदर जाना। कम अमाउंट में जाती है तो उसके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अभी बताया मैंने आपको, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। पिनोसाइटोसिस। अच्छा जी, एक एक्सोसाइटोसिस भी होती है। बल्क ट्रांसपोर्ट में एक्सोसाइटोसिस भी होती है। एक्सोसाइटोसिस जब ज़्यादा अमाउंट में चीज़ बाहर आती है, उसको सेल वॉमिटिंग भी बोला जाता है। और वैसे इसका नाम होता है एफिगी। फैगी पता नहीं, कुछ ऐसा है स्पेलिंग, पता नहीं क्या है। समझ रहे मेरी बात। इसको क्या बोलते हैं, एफिगी बोलते हैं। ये एक्सोसाइटोसिस का पार्ट है। समझ रहे मेरी बात, ये नहीं, यहाँ तक आप नोट करें। आज मैंने आपको पढ़ाया है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। समझ रहे मेरी बात। इसके बिल्कुल क्लियर नोट्स बनाएं, और जितने भी आपके और क्लासमेट्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं ज़रूर, या किसी दूसरे स्कूल के भी हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। नॉलेज कहीं से भी मिले वो ले लेनी चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच।